क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज। तीनों मुनिराजों के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। शुल्लक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज जी, मेरा प्रश्न महिला सशक्तिकरण को लेकर है। अभी हाल ही में बेंगलोर शहर में एक देश की कानून व्यवस्था को हिला देने जैसा मामला सामने आया। एक आईटी कंपनी के 34 साल की इंजीनियर ने पत्नी प्रताड़ना के कारण आत्महत्या कर ली। पीड़ित पति ने 24 पेज का सुसाइड नोट और 90 मिनट का वीडियो सोशल मीडिया पर डाला, जिससे उन्होंने बताया कि उनकी पत्नी ने 3-4 करोड़ रुपए एलिमनी में और 80,000 रुपए महीने की मांग की। तो महाराज जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि महिला सशक्तिकरण को कैसे रोका जाए, इसका मुझे देखिए, आपने जिस तरीके से बात की है उसमें भी बड़ी सशक्तिकरण दिख रही है। लेकिन ये बहुत, मुझे भी जानकारी आज ही किसी ने दी कि एक आईटी कंपनी में काम करने वाला आईटी इंजीनियर 34 साल की उम्र में अपनी पत्नी से प्रताड़ित होने के कारण आत्महत्या की। 25 पेज का उसने सुसाइड नोट लिखा, जिसमें उसने एक जज को भी इसमें दोषी करार किया। महिला जज थी। हाँ, महिला जज थी। मुझे तो बात में जो बताया वो बता रहा हूँ। और इसके साथ आपने बताया कि 1.5 घंटे का वीडियो बनाया, वो सुनना चाहिए, लोगों को समझना चाहिए। पर मेरा कहना है शायद ये पहला मामला नहीं होगा, पर हमारे देश में महिलाओं के साथ कुछ होता है, भूचाल आता है, पुरुषों के साथ होता है, तो ये सब तो चलता है। ये लोग बेचारे, इसीलिए बेचारे, ये बहुत गंभीर है। ये कितनी संवेदनहीनता का परिणाम है। मेरे संपर्क में ऐसे कई लोग हैं जिनने अपने बच्चों का विवाह किया और विवाह के उपरांत करोड़ों रुपए दे के सेटल करना पड़ा, डाइवोर्स भी हुआ। और ज़्यादा दिन नहीं, एक केस तो ऐसा है जिसमें उनको 3 करोड़ रुपए देने पड़े और शादी के बाद लड़की कुल 45 दिन ससुराल में रही। ऐसा अभियोग लगा दिया कि उनके घर में एक बुजुर्ग महिला जो प्रतिमाधारी थी, जो उसकी सासू थी, उस पर दादी, उस पर भी, लड़के की दादी, उस पर भी केस, लड़के के माता पिता डॉक्टर, उन पर केस, लड़के के ऊपर केस लदवा दिया। ये क्या है? कानून सबके प्रति समान होना चाहिए और प्रताड़ना तो किसी के साथ नहीं होना चाहिए, चाहे नारी हो या नर, चाहे महिला हो या पुरुष। ये अमानवीय है। आज एक आईटी इंजीनियर को खोना कितने दुख की बात है। मुझे नहीं मालूम इसमें किसका कितना दोष है, पर जो भी एक इस प्रकार की घटनाएं हैं वो सबको हिला डालने वाली है। तो हमें ऐसी घटनाओं के प्रति बहुत सजग रहने की ज़रूरत है, व्यापकता से सोचना चाहिए और सरकार और कानून के प्रहरियों को भी इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए कि कहीं से मानवता का हनन न हो, चाहे वो किसी पक्ष में हो। और एक बात बोलना चाहूँगा, महिलाओं के साथ अभद्रता और बर्बरतापूर्ण जो घटनाएं हुई है, निश्चित वह घोर निंदनीय है, उसे रोकना चाहिए। पर दूसरी तरफ ये भी देखने को मिल रहा है कि आजकल महिलाएं कुछ असहिष्णु भी बनती जा रही है। घर परिवार टूट रहे हैं, बिखर रहे हैं। ये किसका परिणाम है? आप लोगों को थोड़ा बुरा लगेगा, लेकिन एक उदाहरण की बात कर देता हूँ। हम लोगों के चौके में है ना, आहार देने आते हैं ना, तो स्त्री पुरुष दोनों आते हैं। बहुमत आप लोगों का रहता है थोड़ा, पर हमारे जो वॉलेंटियर होते हैं ना, वो कहते हैं महाराज जी, पुरुषों की अपेक्षा महिलाएं ज़्यादा एग्रेसिव होती। वहाँ पर भी वो आक्रामक बन जाते हैं। अधीरता, ये मनोवृत्ति का एक उदाहरण है। जबकि स्त्री को धृति की पर्याय के रूप में देखा जाता था,
वो सहनशीलता की मूर्ति मानी जाती थी। उसकी सहनशीलता से ही समाज का संतुलन बना रहा। लेकिन अब अगर स्त्री ही असहिष्णु हो जाएगी तो मामला बिगड़ जाएगा। इसलिए इस पर हमें बहुत गंभीरता से ध्यान देना चाहिए। और मुझे प्रसन्नता है कि ये सवाल कोई पुरुष नहीं उठाया, एक महिला ने उठाया। ये आपके संवेदनशील हृदय का उदाहरण है। होना चाहिए, चाहे पति हो या पत्नी, एक दूसरे के साथ प्रताड़ना नहीं, एक दूसरे के साथ प्यार से रहना चाहिए। पति पत्नी का संबंध प्यार से जीवन जीने का है, आपस में लड़ने झगड़ने का नहीं। इसलिए इनसे सीख ले और इस तरह की कोई घटना कहीं पर भी न घटे, इसकी पुनरावृत्ति न हो, ऐसा कुछ सुनिश्चित करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। गुरुवर के चरणों में नव जागृति बहुमंडल छत्रपति नगर की तरफ से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरु तुम हो ज्ञानी। सवाल कर लो, यहाँ सब ज्ञानी है। हाँ बोलो। महाराज जी, जैसा कि कहा जाता है कि हमारे पास जो है हमें उसमें ही संतुष्ट रहना चाहिए, पर महाराज जी आज के आधुनिक भौतिकवादी युग में जहां दिखावा ही सर्वोपरि है, आजकल हर चीज रहन सहन, पहनने ओढ़ने, खाने पीने, घूमने फिरने, हर कहीं दिखावा ही दिखावा है। तो महाराज जी ऐसी स्थिति में और इस दिखावे से जो तालमेल स्थापित नहीं कर पाता, वो शायद पीछे रह जाता है या उसे निम्न समझा जाता है। तो महाराज जी ऐसी स्थिति में हम संतुष्टता और दिखावे में सामंजस्य कैसे स्थापित करें? सबसे पहले ये देखो कि हमें संतुष्टि क्यों चाहिए और हम दिखावा क्यों करते हैं। अगर इस भेद को समझ लेंगे, सवाल समाप्त हो जाएगा। संतुष्टि किसके लिए? शांति के लिए ना, प्रसन्नता के लिए ना। तो अपनी शांति और प्रसन्नता को टिकाए रखना चाहते हो तो संतोष को जीवन का आधार बनाओ, आदर्श बनाओ। अब आप बताओ, दिखावा क्यों करते हैं? बोलो। दिखावा करने वाले आप लोग सब शामिल हो ना उसमें? जी महाराज जी। क्यों करते हो? महाराज जी आज का ये फैशन ही बन गया है। ये फैशन क्या है? फैशन तो अंधानुकरण है ना। दिखावा क्यों? केवल इसलिए कि लोगों में हमारी प्रशंसा हो, है ना। ध्यान रखना, आपको तय करना है कि मुझे प्रशंसा चाहिए या प्रसन्नता। प्रसन्नता। तो प्रसन्नता चाहिए तो संतोष रखो, और थोथी प्रशंसा चाहिए तो दिखावा करो। और दिखावा वालों की प्रशंसा कैसे होती पता है? पता है? जाते हैं लोग, मुंह पे तो प्रशंसा करते हैं और बाहर आते कहते बहुत दिखावा कर रहा है ना। सब दिखावा है, ये बोलते हैं ना। तो यही प्रशंसा है, और इसी के लिए आप लोग चाहते हैं तारीफ कम, तारीफ के पीठ में टिप्पणी अधिक। ये सबका अनुभव है। लेकिन लोग बड़े मूढ़ हैं कि ऐसी टिप्पणी भरी तारीफ के लिए तरसते हैं। जरूरत क्या है इनकी? इनकी जरूरत क्या है? अपने में जियो, पर हमने उसमें ही अपना सुख मान लिया जिसमें सुख है नहीं, है हकीकत में दुख। दिखावा के लिए कितना कुछ खपाना पड़ता है, खपाना पड़ता है कि नहीं? बहुत मशक्क़त करनी पड़ती है, और सहजता के लिए कुछ नहीं करना पड़ता। इसलिए अपनी दृष्टि को बदलिए, अभिप्राय को परिवर्तित कीजिए, अनुभूति को सुख में स्थापित कीजिए या सुख की सच्ची अनुभूति कीजिए। केवल मान्यता के सुख की दृष्टि बदल दीजिए। दो तरह का सुख होता है, एक अनुभूति का सुख और एक अभिप्राय का सुख।
अनुभूति का सुख यानी अपने आप सुख अनुभव करना, और अभिप्राय अपने आप को सुखी दिखाना। सुखी महसूस करना और सुखी दिखाने में बड़ा अंतर है। बता दूं कितना अंतर है? हाँ, एक आदमी नंगे पांव चल रहा है और निश्चिंतता से चला जा रहा है, और एक आदमी ब्रांडेड जूता पहना है, वो काट रहा है। बोलो कौन सुखी है? हाँ, जो नहीं पहना, जो नंगे पांव है ना। लेकिन अपने आप को सुखी मानने के लिए तो ब्रांडेड जूता खरीदा। तो जिसको जूते ही में सुख दिख रहा है वो जूता पूजे। हम क्या करेंगे? दृष्टिकोण को बदले बिना जीवन सुखी नहीं हो सकता। भावना योग को बहुत ऊंचाइयों तक ले जाने का इरादा ले रखा है, आगे और है देश में ही नहीं विदेशों में। ओम हाँ। कहाँ है? अच्छा, आप इधर लेडीज में। हाँ। हाँ। तो परिवार के साथ वह है अपना प्रश्न माँ के साथ में आगम जैन, जिन्होंने बहुत ही अच्छा कार्य कर रहा है। एक बार जोरदार ताली आगम जैन के लिए बजा दीजिए। छोटी सी उम्र में बड़ा काम। प्रश्न आप अपना रखें और उसके बाद में कालानी नगर महिला संगठन तैयार रहे। नमोस्तु गुरुदेव, समस्त मुनि संघ को मेरा नमोस्तु। गुरुदेव, मेरा प्रश्न यह है कि अगर हमारा इंटेंशन सही है और हमने कभी किसी के साथ और कैसे भी कुछ गलत नहीं किया है, तो उसके बाद भी हमें इतनी विपत्तियों का सामना करना पड़ता है, तो क्या यह सब पहले से ही निश्चित है और लिखा हुआ है, या इसमें कुछ बदलाव हो सकता है? क्या निमित्त इसे बदल सकते हैं? और अगर एट लास्ट किसी भी प्रकार से वो होना ही है जो होना है, तो फिर भगवान इतनी परीक्षा क्यों लेते हैं? देखो, हमारा इंटेंशन सही है फिर भी गलत हो रहा है, तो उसके प्रति अपना दृष्टिकोण सही करना चाहिए और ये सोचना चाहिए ये जो कुछ भी गलत हो रहा है ना, ये हमें स्ट्रांग बनाने के लिए हो रहा है। क्या हो रहा है? स्ट्रांग बनाने के लिए। हमेशा एक बात ध्यान रखना, दुख मनुष्य को तोड़ने के लिए नहीं, उसे मजबूत बनाने के लिए आता है। दुख मनुष्य को तोड़ने के लिए नहीं, मजबूत बनाने के लिए आता है। जिन्हें जीवन की सही समझ होती है वे आगत दुखों में और अधिक मजबूत होते हैं, और जिनमें जीवन की सही समझ का अभाव होता है वो टूट जाते हैं। तो जब भी कोई कठिन समय आए, घबराओ नहीं। ये मत सोचो कि मैंने कुछ किया नहीं तो फिर ऐसा क्यों हुआ। हमेशा ये सोचो कि हवा के आँच में पके बिना मिट्टी घड़ा का रूप नहीं ले सकती। मुझे घड़ा बनना है तो हवा की आँच में पकना होगा। शिल्पी के छेनी हथौड़ी के प्रहार के अभाव में पत्थर से भगवान नहीं बनते। बने हैं क्या? हाँ, बने नहीं ना। तो कुछ पाना है तो खुद को खपाना होगा। खुद को खपाए बिना कुछ पाना असंभव है। वही कुछ पाता है जो खुद को खपाता है। समझ गए? इसलिए कठिन समय आए तो ये मत सोचो कि कठिन समय आया। हमेशा ये सोचो कि मुझे मजबूत बनने का अवसर आया है। हमें स्ट्रांग बनना है। समझ गए? किसी विचारक की बहुत सही बात है कि कठिन समय मजबूत इंसान को जन्म देता है। कठिन समय मजबूत इंसान को जन्म देता है। मजबूत इंसान सरल समय को जन्म देता है। कठिन समय मजबूत इंसान को जन्म देता है। मजबूत इंसान सरल समय को जन्म देता है, और सरल समय कमजोर इंसान को जन्म देता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? आई तो थोड़ा जोर से बजाओ ना। इसलिए सरल सरल समय आए ऐसा मन में ख्याल ही मत रखो, क्योंकि सरल समय तुम्हें भीतर से कमजोर बनाएगा।
तुम्हारे सामने कोई चैलेंज ही नहीं, कोई चुनौतियां ही नहीं, कोई समस्या ही नहीं, कोई स्ट्रगल ही नहीं, तो स्ट्रांग कैसे बनोगे? समझ गए? देखो, हम लोग जब देहातों में बिहार करते हैं ना, देखते गांव के बच्चे मिट्टी में खेलते रहते हैं और बड़े मस्त होते हैं, बड़े हो जाते हैं, उनको कोई इन्फेक्शन नहीं होता। और तुम्हारे शहरों के बच्चे और उनकी मम्मियाँ बार बार उनके लिए देखते रहती, ये करो वो करो, थोड़ी थोड़ी बातों में डॉक्टर और दवाई देते रहती है, और थोड़े थोड़े में उनको इन्फेक्शन होता है कि नहीं होता? हाँ, क्यों? आपने उसे स्ट्रांग नहीं बनाया, आपने उसे वीक बनाया, कमजोर बनाया। इसलिए मजबूत बनना है, मजबूती चाहते हो तो स्ट्रांग बनिए। स्ट्रांग बनना चाहते हैं तो स्ट्रगल करना सीखिए, संघर्ष करना सीखिए।